महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हर दिशा से लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अपने पाप धोने का विश्वास लिए आए थे। लेकिन इसी के बीच एक युवा पत्रकार अंशुल यानी कि मैं एक निजी न्यूज़ चैनल के लिए खास स्टोरीज की तलाश में रहता था। हमेशा से रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी और महाकुंभ के दौरान एक अजीब सी अफवाह ने मेरा ध्यान खींचा। कहा जा रहा था कि त्रिवेणी संगम के पास एक विशेष घाट पर लोग स्नान के दौरान अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ इसे मोक्ष मानते हैं तो कुछ दुर्घटना। लेकिन इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खौफ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अफवाह के पीछे की सच्चाई का पता किया जाए। और यहीं मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात का समय था, गंगा की आरती खत्म हो चुकी थी और घाट पर सन्नाटा था। मैं अपनी कैमरा टीम के साथ उस रहस्यमयी घाट पर जाना चाहता था, पर सबने आने से मना कर दिया। मैं खुद कैमरा लेकर उस घाट पर पहुंचा। घाट पर पहुंचते ही मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अज्ञात सी गंध थी, जिसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने झट से अपने कैमरे को ऑन किया और घाट के चारों ओर शूट करने लगा। पानी में अचानक कुछ हलचल दिखाई दी। मैं बड़े गौर से वहां देखने लगा। मुझे एक बुजुर्ग सफेद पोशाक में अपने पास आते नजर आए। वो दिखने में काफी बुजुर्ग थे। सफेद दाढ़ी, सफेद बाल और सफेद पोशाक। वो मेरी ही ओर बढ़ रहे थे। तो मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां, कौन? तो वो मुझसे पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ कुछ खबर रिपोर्ट करने आया हूँ। मुझे कुछ रहस्यमयी पता चला है इस घाट के बारे में। वो मुस्कुराकर कहने लगे, ये घाट केवल उन लोगों के लिए है जो सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। मुझे उनकी बात कुछ खास नहीं लगी और सीधे मैंने उनसे पूछ लिया, लोग यहाँ गायब क्यों हो रहे हैं? क्या ये कोई साजिश है? वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर मुस्कुराकर उन्होंने मुझे जवाब दिया, यहाँ जो आता है उसे खुद का सामना करना पड़ता है। अगर तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो। मैंने उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं उस घाट के आगे बढ़ा तो मुझे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। ये परछाई बहुत ही अजीब थी। वो परछाई में मुझे एक अजीब सा ठहराव नजर आ रहा था और आंखों में आंसू, मानो कि जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो। मैं अपनी परछाई देखकर मैं उस आंखों में खो सा गया था। फिर अचानक मैं एक सुनसान से खेतों में अपने आप को पाता हूं। मैं घबरा सा गया था। मुझे पता नहीं मैं कहाँ आ गया और क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ी देर पहले मैं घाट पे था, अचानक मैं इन खेतों में कैसे आ गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हवा भी मंद मंद बह रही थी। पत्तों की सरसराहट से पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। चारों ओर खामोशी। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आती है, ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? आवाज औरत की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से आ रही है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत, लगभग 50-55 साल की होगी। उसके सर पर कुछ था और बगल में छोटा बच्चा, मतलब 6-7 साल का।
पर वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे वो मेरे करीब आने लगी। फिर मुझे कुछ याद आया, कहीं ये वो औरत तो नहीं जिसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बेटा और बहू की मौत हो गई थी और मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रहा था। पर ये यहाँ कैसे? यहाँ पे तो दूर दूर तक ना आदमी की जात, ये यहाँ कैसे? मैंने उनसे पूछा, मौसी जी आप और यहाँ और इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? कोई साथ भी नहीं है आपके? उन्होंने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया, बेटा आपने पहचान लिया मुझे। जब से वो हादसा हुआ है तब से मैं अकेली ही घूमती हूँ। आज तो फिर भी ये बच्चा है साथ में, मैं इसे अपनी बहन के घर छोड़ने जा रही थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पता नहीं यहाँ कैसे आया। मैं तो कुछ पल पहले प्रयागराज के मेले में था, फिर अचानक यहाँ कैसे आया कुछ पता नहीं। उन्होंने मुझे हंसकर जवाब दिया, अरे बेटा कब कौन कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। चलो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी, पास में ही है, थोड़ा बस चल के जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर मैं, मौसी और वो छोटा बच्चा चलने लगे। कुछ दूर चलते हुए मौसी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम इस मेले में क्यों आए हो? मौसी जी क्या बताऊं, मैं रिपोर्टर हूँ, जहाँ खबर है वहाँ मुझे होना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कुछ चटपटी खबरें उठाकर अपने बॉस को खुश कर दूं। फिर उन्होंने कुछ अजीब सा जवाब दिया, लेकिन बेटा हर चीज और हर समय सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचते, कभी कभी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मुझे उनकी ये सब बातें सुनकर बड़ा ही अजीब सा लगा और मैंने कहा, अरे मौसी जी आजकल का ज़माना ही कुछ ऐसा है, क्या करें, पापी पेट का सवाल है। यही सब बातें करते हुए हम कुछ दूर चलते रहे और मैं काफ़ी थक सा रहा था। मौसी ने अचानक उस बच्चे से पूछा, अरे मुन्ना थक गए होगे तुम, आ जाओ गोदी में ले लेती हूँ। मैंने सोचा मौसी के हाथ में एक पहले से ही कुछ बड़ी सी पोटली थी और वो बच्चे को गोद में नहीं ले सकती थी, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना उस बच्चे को गोद में ले लूं। जैसे ही मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया, मानो कि उसका कोई वजन ही नहीं था, जबकि उसकी उम्र के बच्चे कभी इतने हल्के नहीं हो सकते। वो दिखने में तो काफी हट्टा कट्टा लग रहा था, पर उसका वजन मानो कि महसूस ही नहीं हो रहा हो। फिर मैंने सोचा इन बातों को नज़रअंदाज करके ही चलना बेहतर होगा, पर मौसी के हाथ में जो पोटली थी मेरी आंखों में कब से खटक रही थी, तो मैंने मौसी से पूछ ही लिया, अरे मौसी ये पोटली काफ़ी बड़ी नहीं है? नहीं मेरा मतलब इसमें ऐसा क्या है? मौसी ने कहा, बताओ डरोगे तो नहीं? नहीं ऐसा क्या है इसमें? तुम्हारा सर। क्या? मैं डर सा गया। वो ठहाके के लगा के हंसने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मुसीबत गले पड़ गई है समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा, अरे बेटा क्या होगा पोटली में, 2-4 कपड़े और कुछ खाने की चीजें, छोटा बच्चा है लगता है। मैंने कुछ कहा नहीं और चलता रहा। कुछ देर बाद बच्चे ने बड़ी अजीब तरीके से आवाज दी, भूख लग रही है मुझे, कुछ खाऊं क्या? मुझे कुछ खाना है, खाऊं क्या? अरे तुम बहरे हो, सुनाई नहीं देता? बच्चा भूख से तड़प रहा है, तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं? रुको जरा। लेकिन मौसी यहाँ कहाँ बैठोगी? ना उजाला है ना बैठने की जगह। उजाले की क्या जरूरत है, हमें अंधेरे की आदत है। रही बात
बैठने की तो वो सामने पेड़ है, उसके पास रुकते हैं, वहीं बैठ के खा लेंगे। ठीक है, आप लोग बैठो आराम से। मैं निकलता हूँ, मेरी टीम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे उनकी बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। ये लोग कुछ अलग ही है। उन्होंने मुझसे पूछा, अकेले जा पाओगे? क्या मतलब? जा सकता हूँ, देख लूँगा, आगे कुछ मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा, और सीधा ही तो है रास्ता, है ना? वो बच्चा सीधे मेरी गोद से उतर के पेड़ के नीचे जा बैठा, और वो मौसी भी। वो बड़ी ही अजीब तरीके से जा बैठी, जैसे वो उनका रोज का ठिकाना हो। मैं जैसे तैसे वहां से जल्दी भागा। पीछे से लड़के की आवाज आई, वो देखो भाग गया। जाने दो, कहाँ तक जाएगा, वापस तो आएगा ही। मेरी जान हलक में आ गई थी। आवाजें ही अजीब थी। मैं अंदर तक टहल गया था। काश मैंने अपनी टीम की बात सुनी होती। फिर भी जैसे तैसे चला जा रहा था। पैर दर्द करने लगे थे, पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे, फिर एक आवाज पीछे से आती है, भैया। मैंने मन ही मन सोचा, अब ये कौन है?